तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपका लैंग्वेज का जो आपके बीपीएससी टीआरए में पूछे जाने की संभावना है, लैंग्वेज का 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें आपका 8 इंग्लिश का प्रश्न है प्लस में 22 हिंदी का प्रश्न है। यानी बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर बिल्कुल उसी तरह का होगा जिस प्रकार का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। और क्वेश्चन भी एकदम हूबहू ऐसा ही होगा, इसी टॉपिक से लगभग आएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए इसे पूरा देखिएगा। और साथियों, आप जानते हैं कि लास्ट का समय है, आपके पास समय कम बचा हुआ है, तो आप इसे एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। आपका इसे टेस्ट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और काउंट करते चलिए कि आपने 30 में से कितना प्रश्नों को सही किया है, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 में से कितना सही किया है। और इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ, इस वीडियो में आपका पासिंग मार्क्स कितना रखता हूँ, 15 मार्क्स। अगर आपका 15 मार्क्स आ गया है तो मान लीजिए कि आपको कोई रोकने वाला एग्जाम में भी नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर क्या 15 मार्क्स का पासिंग हुआ, क्योंकि देखिए बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं होता है। जैसे एक सिस्टर कोई कल कमेंट किए हैं, क्या सर जो लैंग्वेज का 30 नंबर का जो है 120 में जुटेगा? तो जी नहीं, उनको ये भी नहीं पता भी है। तो बता दूं, आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं आप, तो 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसी में, लेकिन मेरिट आपका बनेगा 120 वाला पर। लैंग्वेज बस आपको पास होना है, मात्र 9 नंबर लाना है। कितना लाना है लैंग्वेज में, कितना लाना है? मात्र 9 मार्क्स लाना है 30 में से। इसका नंबर नहीं जुटेगा, इसका नंबर नहीं जुटेगा। मेरिट आपका बनेगा 120 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा सामान्य अध्ययन का, उस पर बनेगा। तो आपको तो क्लियर होगा कि 9 नंबर जुटेगा आपका, जो लैंग्वेज का जो है से नहीं जुटेगा। लैंग्वेज बस पास होना चाहिए। तो मैं टारगेट 15 क्यों रख रहा हूँ? बोलेंगे सर 15 9 नंबर पास है तो आप 15 क्यों रख रहे हैं? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कि एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा उस दिन आपके पास। अगर आप अभी से 9 का टारगेट लेकर चलेंगे तो हो सकता है प्रेशर के कारण से आपका 1-2 नंबर कम जाए, लेकिन आप ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो किसी भी स्थिति में आपका 9 से कम नहीं आएगा। इसलिए टारगेट रखिए 15 की, ताकि 1-2 नंबर कमेगा भी तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ में गए मेरे कहने का मतलब क्या है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स, यानी ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना यानी बाधा। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा? रिप्लेस होगा, कर्व होगा, रिलीज होगा। ठीक है, रिप्लेस मतलब होता है बदलना, नहीं कहते हैं रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। इसका कर्व मतलब होता है रोकना, बाधा उत्पन्न करना या अंकुश लगाना। तो 1 का 20 हो जाएगा। रिलीज मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। एक जब सुने हो कि हमारे जीवन में बहुत ऑब्स्ट्रकल आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है, यानी बाधा आ रहा है। दूसरा है चूज द एरर इफ एनी। इस वाक्य में हमको एरर चुनना है, यानी त्रुटि चुनना है, एरर चुनना है। एरर अगर कोई त्रुटि है तो वाक्य क्या दिया? सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की। देखिए साथियों, यहाँ पे हमको पता लग गया कि सेफ्टी मेजर्स, अगर देखिए मेजर्स मतलब मापना, यानी बहुवचन, तो बहुवचन में कभी प्लूरल नाउन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? मेक की जगह पर हो जाएगा मेक्स। तो गलती हो गया था, सेफ्टी मेजर्स मेक्स, यहाँ पे हो गया 2 का C, सेफ्टी मेजर्स मेक्स, क्योंकि यही गलती है तो यही कुछ सही हो जाएगा। तीसरा है ए इज माई फादर्स फादर, देन व्हाट इज ए टू मी। यानी ए जो है, ठीक है, क्या है? मेरे पिता, यानी देखिए मेरे पिताजी हैं। यहाँ पे समझिए, जैसे मैं हूँ तो मैं का एम कर दे रहा हूँ, मेरे फादर एफ है, यहाँ उसके फादर है कौन? ए है। तो हमसे वो क्या लगे? देखिए ए टू मी, ए टू मी, यानी मेरा वो क्या लगे? भाई मेरे पिता का पिताजी क्या लगे? ग्रैंड फादर, यानी दादाजी लगे। क्या लगे? वह दादाजी लगे, तो हो जाएगा ग्रैंड फादर। तो 3 का ऐसे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ए पर्सन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन।
देखिए सबसे पहले तो डायरेक्शन जान लीजिए। अगर रीजनिंग पढ़े होंगे ज़रा सा भी तो आपको डायरेक्शन पता होगा। जो इस प्रकार से आपका डायरेक्शन होता है, ऊपर का क्षेत्र होता है उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो जो आदमी जो है, व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, सबसे पहले किधर जाता है? मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ में मुड़ते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं हूँ, यहाँ से मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इधर हम जाते हैं। कितना जाते हैं कोई पता है नहीं अभी हमें, इधर माने जाते हैं हम। ठीक है, उसका कहता है कि ही टर्न देन ही देन टर्न्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट मतलब क्या होगा? बायां। यहाँ से बायां मुड़ेगा, लेफ्ट क्या मुड़ेगा? बायां मुड़ेगा। मुड़ गया बायां। कितना बायां मुड़ता है? एंड वॉक 50 मीटर, 50 मीटर चलता है भाई। क्या होता है? 50 मीटर चलता है। एंड अगेन टर्न लेफ्ट, यानी अपना देखिए व्यक्ति का जो है उससे अपना सोचिए कि हम अगर यहाँ पे खड़ा रहेंगे भाई तो हम बायां दाहिना कैसे मुड़ेंगे? अपने से लेके चलिए, जैसे यहाँ से हम गए तो हमारे यहाँ से बायां तो इधर होगा, बामा हाथ, और दाहिना हाथ इधर होगा, लेकिन वो बायां मुड़ रहा है तो 50 मीटर बायां इधर मुड़ गया है। फिर कह रहा है कि देखिए फिर बायां मुड़ता है, तो यहाँ जाएंगे तो हमारा दाहिना ऊपर होगा, बायां इधर होगा, तो बायां फिर मुड़ता है। क्या कर रहा है कि 50 मीटर अगेन ही लेफ्ट से 50 मीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट, यानी फिर इधर मुड़ गया, फिर नीचे की तरफ मुड़ गया है। तो कह रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, यानी वह किस दिशा में अब जा रहा है? तो नीचे जा रहा है। देखिए ऊपर को साउथ कहते हैं, इधर आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया, नीचे आ गया तो फिर से साउथ में आ गया। इसको नॉर्थ बोलते हैं ना, साउथ बोलते हैं शायद। ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, लास्ट में नीचे साउथ, यानी दक्षिण में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पता नहीं भाई साहब को क्या दिक्कत था, कथकपुलिप था कि रास्ता नहीं था कि पानी था, चुपचाप इतना घुमा क्यों? बस डायरेक्ट यहीं पे आ जाते, हरज क्या था अगर सही रास्ता था। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, हम ऐसे मतलब आपको बता दिए, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा तो बस जैसा सा बोलेगा वैसे हमको दिशा बना देना है। 5 है कि इफ़ ए इज टॉलर देन बी। देखिए रीजनिंग है भाई, लगता है कि ए इज टॉलर देन बी, यानी देखिए बी से बड़ा है ए, क्या है? बी है। बी से बड़ा ए बड़ा है, देखिए चिन्ह बड़ा का मुँह इधर खुला हुआ है। बी इज टॉलर देन सी, देखिए सी से बड़ा है बी, यानी सी से बड़ा है बी, यानी सी यहाँ पे हो जाएगा, सी से बड़ा बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सी बट डी इज नॉट शॉर्टेस्ट टू ऑल, यानी डी जो है किसी से छोटा नहीं, यानी सबसे बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब बड़ा है। देन हु इज द शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटा कौन होगा? सी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ए इज टॉलर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है, तो भाई बड़ा है ना बी से ए। फिर कहता है कि बी इज टॉलर देन सी, बी जो है सी से बड़ा है, देखिए बड़ा है, यानी ए बड़ा का चिन्ह नहीं, जिधर मुंह खुलेगा ना वो बड़ा वाला हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बी जो है सी से बड़ा है, सही है। डी किसी से छोटा नहीं, यानी डी सबसे बड़ा है भाई, तब आपका सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 5 का बी ऑप्शन हो जाएगा सी। 6 है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ परमिशन इज, यानी परमिशंस का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? तो परमिशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा परमिसेबल। क्या हो जाएगा? परमिसेबल। तो 6 का ऐसे हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ फॉल ऑन फ्राइडे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ फॉल ऑन फ्राइडे, व्हाट डे विल बी ऑन 15th ऑफ द सेम मंथ, यानी कह रहा है देखिए कि जो पहला दिन क्या पड़ रहा है? शुक्र पड़ रहा है, शुक्रवार को पड़ रहा है। तो 15 दिन के बाद क्या होगा? तो 15 दिन के बाद देखिए 1 के 8 के बाद क्या होता है? जैसे देखिए 8वां दिन क्या होगा? आपका फ्राइडे होगा। आप जानते हैं कि जैसे 15 दिन कर है ना, जैसे आज से आप जोड़ लीजिए, ऐसे समझिए कि आज आपका क्या है? फ्राइडे है। फ्राइडे आप चाहे तो लिख लीजिए भाई, फ्राइडे मंडे संडे करके 15 लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब समझिए कि अगर 1 के बाद 8वां दिन फ्राइडे होगा, फिर 8वां दिन क्या होगा? फिर फ्राइडे होगा,
तो 8वां दिन, जैसे आज तो मान ली फ्राइडे है, फिर 7 दिन बाद आता है ना, 7 दिन बाद क्या होगा, जैसे आज भी फ्राइडे है तो एक 7 दिन बाद आएगा, तो यानी कि 8वां दिन आएगा फ्राइडे। फिर 8 के बाद मतलब कि 8 7 15वां दिन फ्राइडे आएगा, यानी फ्राइडे ही रह जाएगा। 7 दिनों के बाद जो सप्ताह में हर दिन रिपीट होता है 7वें दिन के बाद आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 15 दिन बाद फ्राइडे ही हो जाएगा, तो 7 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश का लास्ट प्रश्न की ओर। शायद लगता है कि एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है, एक्सप्लेन कम करते हैं क्योंकि आपका रिविजन का टाइम है, ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। द वर्ड डार्कन मीन्स, द वर्ड डार्कन मीन्स क्या हो जाएगा, टू ब्लैकन, टू ब्लैकन, टू ब्लैकन। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश के बाद अब हिंदी की ओर। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, देव जो महान है वह क्रमधारय समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, क्रमधारय समास का उदाहरण। तो 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। संपन्नता का विलोम शब्द में से कौन सा होगा, संपन्न यानी सब कुछ उसके पास है, तो उसका विलोम हो जाएगा निर्धनता, यानी निर्धन है, कुछ नहीं उसके पास है, तो 10 का बी हो जाएगा। 11 है, निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला बोलते हैं अनुगत, अनुगत, तो 11 का 20 हो जाएगा अनुगत। 12 है, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो आंखें चुराना, कट जाने का मतलब है आंखें चुराना, तो 12 का ए हो जाएगा आंखें चुराना। 13 है, घर का परिवाची शब्द है, घर का परिवाची शब्द है। घर का परिभाषित क्या क्या होता है, गृह, भवन, आलय, सदन, गेह, ये सब क्या है, घर का परिभाषित शब्द, इसमें गेह हो गया आपका। 14 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इनमें कौन सा अवयव है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो क्या बता रहा है, कारण बता रहा है कि बेचारा लाचार क्यों है, क्योंकि वह अंधा है, यानी कारणवाचक अवयव है, तो क्या हो जाएगा 14 का एस हो जाएगा। अवयव कहते किसको हैं, तो देखिए अवयव का रूप कभी नहीं बदलता है, तो समझ गए कि 14 क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर तो आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, क्लियर तो बढ़ते हैं आगे हम। भाई क्या लिखा रहा है इसे यार। 15 है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है, अरण्य रोदन यानी कि बहुत ज़्यादा रो रहा है लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं निष्फल निवेदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है निष्फल निवेदन, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा, तड़प रहा है, लेकिन उसका बेचारा का कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब बेकार है, बहुत ज़्यादा रोदन कर रहा है, बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अरण्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसे बोलते हैं निष्फल निवेदन। तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, तो 16 का सी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। 17 है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, चंद बरदाई की रचना है, तो 17 का 20 होगा चंद बरदाई। 18 है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, आग लगनते झोपड़ा जो निकलो सो लाभ लोकोक्ति का अर्थ है नुकसान होते हो तो जो बच जाए वही बहुत है, यानी जो नुकसान होते तो कुछ बच गया, चलिए समझिए कि वही बहुत है, तो 18 का 20 ही जाएगा। 19 कहता है कि आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आ बैल मुझे मार यानी बिना मतलब के जानबूझ के मुसीबत में फंस जाना, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना है, बोलते हैं आ बैल मुझे मार। 19 का 20 ही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है कि जो मरने वाला हो, जो मरने वाला हो उसके लिए क्या बोलते हैं, मरणासन, यानी मरने के कगार पर है, मरणासन बोलते हैं उसको, तो 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा मरणासन। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, वर्तनी की दृष्टि से बुनियाद आपका शुद्ध शब्द है, बुनियाद शुद्ध शब्द है।
चलिए बढ़ते आगे। अब समुदाय गलती कैसे थे, देखिए समुदाय में आपका हर्षाई होना चाहिए, ना कि दीर्घायु होना चाहिए, हर्षाई, ठीक है। उसका ज्योतिषी में ती आपका हर्षाई होना चाहिए, ना कि दीर्घायु होना चाहिए, तो यही गलत हो गया इसमें। 22 है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। इसमें चकवा जो है तद्भव शब्द है, क्या है, चकवा तद्भव शब्द है। बाकी सब क्या है, वधिक है, स्टेशन क्या है, सब तत्सम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विकार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु स्थान यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। वही बोला कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। 23 का ऐसी जगह संज्ञा। 24 है, अवधि का समानार्थी शब्द क्या है। 24 कहता है कि अवधि का समानार्थी क्या है, तो अवधि का समानार्थी हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा, समय, तो 24 का सी से जाएगा समय। 25 है, अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। अर्ध है तो अर्ध का सही संधि विच्छेद है आ प्लस र प्लस वादा धा प्लस या प्लस आ, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम देखिए संधि विच्छेद में कभी भी दोनों साथ में नहीं सकते, प्लस में या बीच में होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, तो बच गया क्या, यही ना, तो 25 का 20 हो जाएगा। 26 है, ज प्लस ज्ञा वाला शब्द कौन सा है, ज प्लस ज्ञा वाला, तो विज्ञ, विज्ञ आपका ज प्लस ज्ञा वाला शब्द है, तो 26 का सी से हो जाएगा विज्ञ। चलिए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। शताब्दी शब्द निम्न से कौन सा समास है। शताब्दी शब्द आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, द्विगु समास है, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक है उसे क्या कहते हैं, हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी यानी 100 वर्षों का समाहार। उसके बाद बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। नहाया धोया कौन सा समास है, नहाया धोया। देखिए साथियों, इसको कहते हैं द्वंद्व समास। पहले आंसर जान लीजिए, पकड़ेंगे कैसे हम कि द्वंद्व समास क्या है। तो जहाँ पे आपका योजक चिन्ह या लोप चिन्ह का प्रयोग होगा या शब्द एक दूसरे के उल्टा रहेगा, समान नहीं उल्टा, जैसे देखिए कभी कभी हो जाता है नमक मिर्च, भाई बहन, लोटा डोरी, गाय भैंस, गाय भैंस, माता पिता, तो ये सब क्या हो गया आपका एक दूसरे के माता पिता, तो उल्टा एक दूसरे के हो गया। यानी जहाँ पे आपका शब्दों का लोप चिन्ह मिले या एक दूसरे का उल्टा मिले तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्विगु समास है। नहाया धोया द्विगु कहाँ से, सॉरी द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, द्वंद्व समास कहते हैं। तो 28 का सी से हो जाएगा द्वंद्व समास। देखिए ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, बताने का मकसद होता है द्वंद्व, लेकिन टिक मराया था द्विगु, तो बहुत लोग बोलेंगे सर आपने द्वंद्व द्विगु टिक मरवा दिए हैं, लेकिन होता है कभी कभी थोड़ा सा बोलते बोलते फ्लो में। तो क्लियर हुआ कि नहाया धोया कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। इसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों समान होता है और एक दूसरे के उल्टा होता है। यह प्रधान होता है दोनों, नहीं तो दोनों एक समान ही होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम 29 है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। 29वां प्रश्न है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी आपका महर्षि पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है, पाणिनि का रचना है, तो 29 का हो जाएगा पाणिनि। 30 नंबर प्रश्न है कि उन्माद का समानार्थी क्या होगा। उन्माद का समानार्थी होगा जोश। उन्माद का समानार्थी क्या होगा, जोश हो जाएगा। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का आपका सी से हो जाएगा। समानार्थी कहते हैं किसको, यानी जो समान अर्थ प्रयुक्त करता है, जो समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम समानार्थी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर आपका हो गया कि उन्माद का क्या हो जाता है, समानार्थी। इसके आगे साथियों देखिए आपका जनरल स्टडीज पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज का पेपर स्टार्ट हो जाता है, पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं अगले वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा समय के बाद, मिलने के बाद। बाकी साथियों आप बताएंगे कि आपने 30 में से कितना प्रश्न को सही किया है। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए अगर नहीं किए हैं तो भाई आप ही का घाटा है, क्योंकि एग्ज़ाम तक यहाँ पे क्लास चलने वाला है, तो कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समझ आज का वीडियो हम यहीं पे द एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।